अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। रोज़ाना एक ही मसला होता है, मईशत। आप और मैं सुबह उठते हैं, हमारा एक ही मसला होता है, हाउ टू प्लान अ लाइफ। क्या होगा आने वाले दिनों में, बेहतरी होगी, बुराई होगी, क्या होगा। गवर्नमेंट की बातें सुनो, कहते हैं सब अच्छा है और द लैंड ऑफ कैमलॉट सामने नज़र आता है, लेकिन रियलिटी बाइट्स डिफरेंट होती हैं। आज मैं इकॉनमी पे बात करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी हम इसको बहुत सिंपल रखें, जिसको कहते हैं ना ह्यूमनाइज करें इकॉनमी को, क्योंकि इट अफेक्ट्स अस ह्यूमंस। गवर्नमेंट की बातें छोड़ें, बड़े फिगर्स होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, टैक्स पर जीडीपी रेशो, ये वो, इससे आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी को फ़र्क ये पड़ता है कि जिस मुल्क में महंगाई परेशानी से लोगों को, करोड़ों लोगों को ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए हैं, वहाँ पे दवाई 142 रुपये से 500 रुपये की तो ब्लड प्रेशर की दवाई होगी। पेनाडोल का सिरप जो हर बच्चे को चाहिए वो 52 रुपये से तकरीबन 75 रुपये पर चला गया है। पिछले एक हफ्ते के अगर मैं आपको एक सर्वे हुआ है बिजनेस रिकॉर्डर का, अगर वही फिगर्स दिखा दूँ तो होशरुबा फिगर्स हैं कि महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। डॉलर जो सा हमारा है 33-35% ज़्यादा रुपया अपनी कीमत खो चुका है, 142 पे जा चुका है। कहा जा रहा है कि मिनिमम 145 और शायद 160 तक चला जाए। क्या होगा तब? अभी लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। आज हम कोशिश करेंगे इकॉनमी को समझने की और आने वाले दिनों में क्या हमारे साथ होने वाला है। इसके अलावा आपसे मैं आज के प्रोग्राम में एक और भी शेयर करूंगा बात कि जहां इस फाइनेंस की क्योंकि बात हो रही है, जो सेकंड सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है नेशनल बैंक के बाद, वो है बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब में क्या खिचड़ी पक रही है, किस किस्म के लोग चला रहे हैं, क्या वहाँ पे हो रहा है। और ये भी पब्लिक टैक्स मनी का बना हुआ बैंक है, लेकिन चल ऐसे रहा है जैसे किसी के बाप की ज़ाती जायदाद हो। इस पर भी हम बात करेंगे। रोज़ाना हम सुन रहे हैं 160 अरब अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया, कराची में 80 बिलियन अनाउंस कर दिया एहसास प्रोग्राम के लिए, सब कुछ। लेकिन जो मिनिमम इस वक्त सिर्फ शॉर्टफॉल टैक्स में नज़र आ रहा है वो तकरीबन 360 अरब के करीब कह रहे हैं कि 350 से 360 अरब। ये अरबों रुपए कहाँ से आएंगे और जो हैं वो जा कर रहे हैं। और IMF की जो बात हो रही है आज, उस पर मैं 2-3 आपसे, हमारे गेस्ट हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं जो खाली इस चीज़ से बहुत आगे, नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी आएगा, ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कि अंडा कितने का हो गया, रोटी कितने की हो गई है। एक्चुअली एक सोशल अनरेस्ट भी नज़र आता है कि जहाँ पे कौम शायद आपको अपने ही दिफा और अपनी तरक्की के अंदर चूज़ करने में आपको मजबूरन एक फ़ैसला करना पड़े। वो फ़ैसला किस तरह होगा उस पर ही बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब, मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी हैं प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन उससे ज़्यादा जो आई थिंक ज़्यादा इज्जत वाली बात है वो प्रिंसिपल एंड डीन नस्ट के हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ मच बेटर पोजीशन टू बी नोन एज। मुझे ज्वाइन किया है कराची से मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, फॉर्मर गवर्नर सिंध, और ये अपने फेडरल मिनिस्टर थे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को भी हैंडल करते रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब, फॉर्मर केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने हमें ज्वाइन किया, तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे भी शुरू करता हूँ, और मैं ऐसा शुरू करना चाहूँगा IMF से, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम उस पर बात कर रहे थे, मैं बाकी चीज़ों पर बाद में आऊँगा। मैंने कहा अगर IMF में जा रहे हैं, हमारी इतला ये है कि जो IMF में अभी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें नवंबर में तय हो गई थी, और ये बाकी सारा एक विंडो ड्रेसिंग है। ये तय हो गया था जो आज से साल पहले 5.5% आपका इंटरेस्ट रेट था, मार्कअप रेट था, वो 10.75 11% हो गया। उस ज़माने में हमने सुना कि उन्होंने कहा कि जी 12.5 कहता है IMF करो, डॉलर कहता है कम से कम 150 रुपया करो, और फिर आप बता रहे थे कुछ और चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो रही हैं। क्या IMF के पास इस वक्त जाना खुदकुशी है? मैं तो डे वन से कह रहा हूँ मालिक साहब, मुझे पता था इन सब चीज़ों का क्या होने वाला है अपने ज़राए से, और इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं डे वन से प्राइम मिनिस्टर से कह रहा हूँ कि सर थोड़ी सी मेहनत कर लें, शायद थोड़ी सी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होती भी है कि नहीं होती? वो शुरू में हुई थी, यही फैसला करने के लिए IMF में जाना है या नहीं जाना है। फैसला बड़ा आसान हो गया, जितने भी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे सब एक तरफ थे सिवाय मेरे, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा आसान हो गया फैसला कि एक तरफ 10 लोग हैं, एक तरफ ये आदमी है, ये ठीक है, अच्छी बातें कर दीवानों वाली बातें करता है, दीवानों वाली बातें कर रहा है। तो मैं इसी सब चीज़ों को सामने, मुझे पता था कि क्या होगा। देखिए मैंने इनको 11 साल डील किया है एट द वेरी हाईएस्ट लेवल इन द IMF। मुझे इनका पता है कि ये किस किस्म, जब ये
हमारे वज़ीर ख़जाना और कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि नहीं हमारी बातचीत हो रही है, सॉफ्ट हो जाएगा प्रोग्राम, और वो हमारे शर्त पे मान रहे हैं। IMF का जो प्रोग्राम है ना, वो किसी शेल्फ में रखी हुई कोई कमोडिटी नहीं है कि आप जाके मोल मुलाई कर रहे हैं कि वो 100 रुपये मांग रहा है, आपने यार 50 ले लो, नहीं 60 ले लो, 70 पे दे दो। ऐसा नहीं होता है। उनका एक सेट पॉलिसीज़ बनी हुई है, टेक इट और लीव इट। मैंने यहाँ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका ऐसे मजाकन में मैंने कहा कि एक जगह हमारी मुलाकात हुई कि आई हर्ड दैट नाउ यू हैव एग्रीड with finance minister and prime minister also that you will soften the program। तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर खान, we don't lend money on borrower's term, कि हम कर्जा मांगने वालों की शराइत पर कर्जा नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें ऑन द वॉल थी। इसमें आप देखें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि IMF का 3 होता है मेन एलिमेंट है, टाइट फिस्कल पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। उनका तमाम जो एजेंडा होता है वो है एंटी ग्रोथ, ऑस्टेरिटी, डिमांड मैनेजमेंट, ये सब। वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, टाइम को हमने देखना है। ये जो आपने मुझे बात की कि प्राइमरी डेफिसिट में, फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना चाहता, आसान लफ्ज़ों में समझा दें जो मैंने शुरू में बात की थी कि एक बड़ी ख़तरनाक रविश हो सकती है। वो क्या है? आपने ये पॉइंट रेस किया। इसमें पहली मरतबा, पहले तो बजट का खसारा एक टारगेट होता था ना, और बजट के खसारों को हम डिफाइन करते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ये प्राइमरी डेफिसिट जो इस वक्त हमारा है, मेरा अपना ख्याल है कि ये इस साल ओवर 3% ऑफ GDP होगा। ठीक है। एंड व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? ये है क्या? टोटल रेवेन्यू माइनस नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में से जो आपकी टोटल आमदन है उसमें से आपने तमाम खर्च माइनस करें, लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, कर्जा जाती पहले साइड पे कर लें, उसको निकाल दें, और उसके बाद निकालने के बाद जो बचता है ठीक है, वो नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हो गया। तो इस वक्त वो डेफिसिट में है, तकरीबन ओवर 3% होगा, और गालिबन IMF के प्रोग्राम में 3 साल के अंदर इसको 2.2% पॉजिटिव में लाना है। यानी कि पहले 3.5% का घाटा खत्म करके फिर 2.25% ऊपर बढ़ाएंगे कि 5-5.5% की आपको पूरा साइकिल चलाना। अब ये कैसे होगा? सबसे बड़ा हमारे बजट में जो आइटम है वो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो निकल गया इस प्रोग्राम से। ठीक है। दूसरा एक्सपेंडिचर है हमारा डिफेंस है, और तीसरा डेवलपमेंट है। तो आप जब टर्न अराउंड करेंगे -3%, तो पीछे बच जाएगा दिफा और डेवलपमेंट, इनमें से खर्चे कम करें। इसमें या तो आप पूरा का पूरा डिफेंस को ख़त्म कर दें डेवलपमेंट को रखने के लिए, या डेवलपमेंट भी ख़त्म होगा और आधा डिफेंस भी ख़त्म होगा। और अगर आप डेवलपमेंट कम करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन होगा, फौज के ऊपर लग गया पैसा, आम आदमी मर गया। तो अगर आप करें, या फौज के साथ लोगों का आप क्लैश करवाएंगे, बिल्कुल ऐसा, और या जो सा है लोग वैसे मरेंगे। बिल्कुल। सो दोनों तरफ से तबाही। बिल्कुल ऐसा ही है, इंस्टीट्यूशनल क्लैश लोगों के लिए है, और ये आर्मी को भी देखना चाहिए कि किस तरह का गेम खेला जा रहा है। सलमान शाह साहब, डॉक्टर सलमान शाह, ये आप इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली आप कहते थे कि IMF के पास जाना चाहिए क्योंकि आपको बाकी चीपर क्रेडिट मिलता है, सब कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं दुनिया से, आपकी फंडिंग बेहतर टर्म्स पे होती है, वरना कमर्शियल बैंक के पास जाना पड़ता है। ये जो डॉक्टर साहब ने बात बताई है, ये बड़ा एक सीरियस नया एंगल है जो मैंने तो नहीं पहले समझा था। डू यू एग्री विद दिस कि हम अगर हम IMF तक जाते हैं, बाकी बातें तो भी हम करेंगे कि क्या उसका आम आदमी की ज़िंदगी में जो होगा, लेकिन ये जो खौफनाक सिनेरियो है, आपके ख्याल में ये रियल सिनेरियो है कि डॉक्टर साहब की इमेजिनेशन है ज़्यादा? नहीं, तो प्रोग्राम का हिस्सा है। नहीं, आई थिंक ये तो बेसिक फैक्ट्स हैं, लेकिन इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है। मेरे ख्याल टू गेट टू द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम हमें ये देखना चाहिए कि ये क्राइसिस शुरू हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से। जब ये हुकूमत आई है तो इनके सामने जो फाइनेंसिंग गैप था वो 18 अरब डॉलर का तो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कि तजारती खसारे से उभरता है, और दूसरी तरफ इन्होंने अपना डेट रीपेमेंट्स जो थी वो तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर की थी। सो टोटल अगर मिला लिया जाए इसको, ग्रोस फाइनेंसिंग नीड वो आपकी कोई 28 अरब डॉलर के करीब थी, और आपके पास उस वक़्त शायद 12 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर के करीब रिज़र्व्स थे। यानी कि फाइनेंसिंग गैप जो है वो आपके रिज़र्व से बहुत ज़्यादा था, और कोई
आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिले बगैर ये आप फाइनेंसिंग पूरी नहीं कर सकते थे। पहला स्टेप गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक उठाया कि उन्होंने दोस्त ममालिक से जाके सपोर्ट हासिल की और बड़ी सब्सटेंशियल सपोर्ट हासिल की, और उससे उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट तक जो मामला था उसको तो उन्होंने फाइनेंस करने में कामयाब हो गए। दूसरा हिस्सा जो है 10 अरब डॉलर का जो डेट को आपने रीपे करना है और उसकी जगह नया डेट आपको लेने के लिए, वो बड़ा ज़रूरी था कि आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में हो कि जिसके तहत आप बॉन्ड्स भी इशू कर सकें, उस जिसके तहत आप वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एट्सेट्रा इन लोगों के पास से जाके नए डेट फाइनेंसिंग भी ले सकें और आपका कारोबार जो है वो चलता जाए विदाउट ड्राइंग डाउन ऑन योर रिज़र्व्स। इस वक्त आपके रिज़र्व्स भी बहुत कम थे और आपको कुछ फाइनेंसिंग चाहिए थी रिज़र्व्स को भी बढ़ाने के लिए। सो ये जो इशू रह गया ना कि क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू द कैपिटल मार्केट्स, ये एक बहुत बड़ा क्रूशल पॉइंट है और इसमें आई थिंक कि IMF के बगैर जाना बड़ा मुश्किल है। IMF के साथ अगर होंगे तो आप कैपिटल मार्केट सक्सेस आपका बेहतर होगा। आई थिंक इसके तो बाद सलमान साहब दूसरा जो step है, जो कीमत अदा करने fiscal की बात side हो रही है, जो अगर आपकी ग्रोथ ही बिल्कुल स्टैटिक हो जाती है 3.5 से 4% पे, मैं फिगर्स देख रहा था, हमें तकरीबन मैं उसकी बात 15 लाख तो लोग जॉब्स पे हर साल आ रहे हैं। मालिक जी इस जी 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 मैं आप पूरी बात आपने सुनी नहीं है। अब दूसरी बात है फिस्कल डेफिसिट के साइड पे। उस साइड पे आपने देखा कि आपका इस वक्त जो डेफिसिट है, अगर आप उसको सर्कुलर डेट को भी बीच में शामिल कर लेते हैं तो 1500 अरब रुपए का तो सर्कुलर डेट पड़ा हुआ है, जिसको यहाँ टैक्स पेयर ने पे करना है, यहाँ बिजली के सारिफ ने पे करना है, उसको कोई आपको सेंटा क्लॉज ने नहीं आ जाना उसको पे करने के लिए। सो वो एक बिल बिल्कुल आपके सामने तैयार है। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट 6-7% के करीब है। अब फार्मूला बेस्ड अप्रोच है उसकी IMF की। वो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों में आप इसलिए पड़े हैं कि नंबर 1 आपका एक्सचेंज रेट जो था वो बहुत ओवर वैल्यूड था। आपको एक्सचेंज रेट को एक मार्केट मैकेनिज़्म के तहत फ्लोट करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आपके पास फंड्स होंगे जिससे आप कोई स्पेकुलेटिव अटैक अगर आता है उस पर तो उसको आप काउंटर कर लें। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स जो थे, आई थिंक स्टेट बैंक ने बहुत जल्दी में उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन अब एक फार्मूला बेस्ड बनता जा रहा है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स आपके इन्फ्लेशन होगी प्लस 2% आपका रियल। मैं डॉक्टर साहब लेट मी गेट जुबैर ऑन इनटू द डिस्कशन आल्सो। तीसरी जी जी नहीं हाँ एक मिनट मालिक पूरी आर्ग्यूमेंट सुन ले, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही है वो है कि ये प्राइमरी डेफिसिट वाली। अब प्राइमरी डेफिसिट का जो मामला है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि हमारी अपनी जो इंटरनल जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेरी नज़र में, उसमें भी ये है कि ये कई चीज़ें हम ऑब्वियसली डिफेंस तो हमारा एक नेसेसरी चीज़ है जिसको आप यू हैव टू डू इट, आपकी थ्रेट जो भी हैं उसके मुताबिक आपको डिफेंस करनी पड़ेगी। लेकिन डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 30-30 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप करंट रेवेन्यूज़ के ऊपर डालना मेरे ख्याल में फाइनेंशियली भी दुरुस्त नहीं है। सो मेरे ख्याल में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए हमें मेकनिज़म्स नए बनाने पड़ेंगे जिसमें डेवलपमेंट का जो बजट है उसकी ज़रूरत डेफिनेटली है, क्योंकि उसके बगैर आपकी तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन उसको बजट के थ्रू फाइनेंस करना ज़रूरी नहीं है। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी आप कर सकते हैं, उसमें आप कैपिटल मार्केट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं वो काम करने। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। फंडामेंटल आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। पाकिस्तान के आपको खुद चेंज करने पड़ेंगे। जी जुबैर आपने दोनों की बातें सुनी, दोनों एक्सपर्ट्स हैं। आप बेसिकली आप पॉलिटिशियन भी हैं, सो आई कम के ह्यूमन टर्म्स में भी आ जाएं।
डॉलर बढ़ा दिया, 145 पे भी चला गया था, 142 पे है, चला जाएगा 150 पे आराम से, 160 पे। अब जो गैस वालों ने कैलकुलेशन की हैं उन्होंने तो 180 के ऊपर कैलकुलेशन की हुई थी अपनी LNG बाइंग वगैरह के ऊपर। ये हो गया। हमने नाइजीरिया में देखा, हमने इजिप्ट में देखा, मैसिव डिवैल्यूएशंस हुई। वहाँ पे तो ना एक्सपोर्ट्स बनी ना कोई और फ़र्क पड़ा, सिर्फ लोकल इंडस्ट्री तबाह हो गई। अभी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई, अभी हमने स्टेट बैंक की दूसरी रिपोर्ट दी, सारे नेगेटिव ट्रेंड्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन पे आ रहे हैं। आज हमाद अजहर जो से आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें सारी चीज़ों का जिक्र है, एग्रीकल्चर का कोई जिक्र नहीं है। और वहाँ पे भी एक नज़र आता है कि एक स्पिन है। आम आदमी के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, वेयर डू यू थिंक हम जा रहे हैं, और क्या इस गवर्नमेंट के पास कोई गेम प्लान नज़र आ रहा है आपको? एंड नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई जेन्युइनली वांट कि आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। जी, एक तो ये है कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सही नहीं कराया था, और ख़ासतौर पर दो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं उनके सामने, आई एम नो इकोनॉमिस्ट, सो मैं आम फहम ज़बान में ही बात करने की कोशिश करूँगा। देखें, बात यह है कि हमें आम पाकिस्तानी की नज़र से देखना चाहिए। आम पाकिस्तानी की नज़र से जब हम देखते हैं, आपने आज एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन रेज़ किया है कि हमने आने वाले दिनों में डेवलपमेंट है हमारी, ज़ाहिर है ज़रूरियात में शामिल है, डिफेंस हमारी ज़रूरियात में शामिल है, फिर हमारा इतना बड़ा डेफिसिट है कि हम पूरा नहीं कर सकते, रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है कि ये बड़ा अच्छा है मालिक साहब, आपने डिबेट का आगाज़ कर दिया कि डिबेट होनी चाहिए, और इसमें किसी को गद्दार वतन नहीं कहने की ज़रूरत है कि जी हम अपनी तरजीहात को वाज़े करें कि आइंदा आने वाले दिनों में हम कहाँ देख रहे हैं। और इसकी इब्तिदा मेरा ख़्याल है सबसे पहले हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए कि एक मीडियम टर्म और या लॉन्ग टर्म प्लान दे, जिसमें वो बताए कि हम कैसे ये सारी चीज़ें फिट करेंगे, फॉरगेटिंग अबाउट द पास्ट 70 ईयर्स और व्हाटएवर, कि जी हम रेवेन्यू ग्रोथ ये देखते हैं, उस रेवेन्यू ग्रोथ के बेसिस पर हमारा एक्सपेंडिचर ग्रोथ हम इतना कंटेन करेंगे तो हमारा जो डेफिसिट है, जो अखराजात और रेवेन्यू में जो फ़र्क है, उसमें कमी आएगी, और उसकी वजह से हमें अफोर्डेबिलिटी, डेट सर्विसिंग की, डिफेंस की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कहना मेरा ख्याल है सिर्फ काफ़ी नहीं है कि इस वक्त हम अपनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। IMF से, अल्लाह करे ऐसा ही हो। IMF के पास जाने से हमारी मुश्किलात कम होंगी कि ज़्यादा होंगी? देखिए, IMF के साथ अगेन दो आपको राय मिली हैं, मुतज़ाद राय मिली हैं। उसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं। जो डॉक्टर सलमान ने बात की है वो मैं उनकी बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि IMF को सिर्फ आपको इसलिए नहीं चाहिए कि IMF आपको पैसे दे देगा और कुछ कंडीशनैलिटीज़ लगा देगा, लेकिन IMF के साथ साथ आपको बहुत से इंटरनेशनल फोरम्स में बॉन्ड्स रेज करने में, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाने में और बोरिंग करने में आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। दूसरी बात यह है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि IMF की जो कंडीशंस थी, जो भी शुरू से, वो जाहिर है कोई भी आएगा फाइनेंस मिनिस्टर, उसको पता है कि IMF क्या चाहिए, तो शुरू से बातचीत हो रही है। सो बिजली के निर्ख बढ़ाने, गैस के निर्ख बढ़ाने, आपने डिवैल्यूएशन करनी है मैसिव स्केल पर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो तो उन्होंने उस प्रोसेस को, और आपको याद होगा असद ने एक BBC पर इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था बग़ैर IMF को कहे हुए हमने ये एक्शंस लिए हैं। अब वो बग़ैर कहे हुए लिए या ख़ुद लिए, बाहर सूरत हमने वो एक्शंस बहुत हद तक ले लिए, और कुछ थोड़े बहुत हैं वो हम लेने जाएंगे। अभी जब बजट आएगा उसमें आप देखेंगे तो कि आप समझते हैं कि IMF के पास जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विद और विदाउट गोइंग टू IMF, जब तक आप रेवेन्यू ग्रोथ का एक प्लान नहीं देंगे, बिकॉज दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपकी रेवेन्यू अगर ग्रो नहीं होगी सिग्निफिकेंटली, अगर आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, और मुझे उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर आप प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें जो एक रिफ्लेक्ट करती है एक सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की, कि उन्होंने कहा मैं एक नया FBR बनाने जा रहा हूँ। सो मेरे लिए जो स्टार्टिंग और एंड गेम है वो है रेवेन्यू ग्रोथ, और उधर प्राइम मिनिस्टर 8 महीने के बाद अगर इतनी डिसअपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आफ्टर सो मेनी मंथ्स, और वो इसी वजह से है कि रेवेन्यू ग्रोथ हो ही नहीं रही। और मैं एक ऐड कर दूं, जो डिवैल्यूएशन की आपने बात की थी और एक्सपोर्ट की बात की थी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप देखें कि लास्ट जो फिस्कल ईयर था उसमें एक्सपोर्ट्स 13% ग्रो हुई थी,
और बावजूद को 30% से ज़्यादा के डिवैल्यूएशन के एक्सपोर्ट्स फ्लैट हैं। सो आई थिंक द रिलेशनशिप, द लिंकेज बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड एक्सपोर्ट्स वो नहीं है जो आपने भी कहा दूसरे कंट्रीज़ की एग्जांपल देख के कि जी अगर जैसे जैसे आप डिवैल्यू करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ग्रोथ एक्सपोर्ट होती जाएगी। सो आई थिंक हमारे बहुत से फंडामेंटल एक्शंस की और रिफॉर्म्स की अभी हमने तो नवीद सुनी थी। अभी मुझे यहाँ पे जुबैर एक ब्रेक लेना है। बता सकेंगे। डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद आने से मैंने आपसे यही बात करनी जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन 2-3 और सवाल भी हैं। जो एक सवाल है जो अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, IMF के पास इनका हो सकता है मुआहदा पहले हो जाए बजट में जाने से पहले। अगर बजट में जाने से पहले मुआहदा हो जाता है, किस तरह का बजट हम एक्सपेक्ट करें? क्या ये चीखें निकलवाएगा हम लोगों की? क्या हमारी हालात और ख़राब होंगे? इस वक्त सेहत के अंदर बुरे हाल है, लोग इलाज अफोर्ड नहीं करते। हम उस दिन एक रिपोर्ट देख रहे थे कि सिविल हॉस्पिटल्स उन्होंने सिंध के अंदर एक रिपोर्ट देखी और दवाइयों वालों के पास कि ऑन एन एवरेज 35% लोग जाते हैं दवाई लेने और कीमतें सुन के बगैर दवाई ख़रीदे वापस आ रहे हैं। वो हाल है। जो अफोर्ड करते हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो अगर ये बजट IMF के बाद आता है, हमें किस किस्म, मैं तीनों एक्सपर्ट से पूछूंगा, हमें किस किस्म का बजट एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए? हमारे साथ होना क्या है नाज़रीन, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, फिर मैंने बाकी बातों पे जाना है। दोनों पार्टिसिपेंट्स का ख्याल है कि चीपर क्रेडिट है, सब कुछ है, तो इसलिए IMF इतना बड़ा बुरी बात भी नहीं जितनी आप डरा रहे हैं हमें। देखिए, दोनों ने एक बात ये कही कि हम बॉन्ड नहीं फ्लोट कर सकते हैं, आसानी होगी बॉन्ड फ्लोट करने में। मैं सलमान शाह हमारे साथ थे, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूँ। हम दिसंबर 2004 में IMF से निकल आए थे और वो जो हम निकले थे बड़ी मुश्किल से निकले थे। IMF वाज नॉट हैप्पी। वो हमें कहते थे कि आप पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग में जाएं, PPM। हम कहते थे हमने नहीं जाना है। हमने 2 कस छोड़ दिया, अपने नहीं लिया, बट इट वाज ए नॉट ए वेरी सॉफ्ट किस्म का सेपरेशन नहीं था, इट वाज अ हार्ड सेपरेशन। हम 2005 में हमने जाके बॉन्ड फ्लोट किया, सुकूक इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट किया। 2006 में हमने अमेरिका में जाके बॉन्ड फ्लोट किया विदाउट IMF। 2007 में सलमान शाह साहब भी थे उसमें। हमने दुनिया जहां में जाके बॉन्ड फ्लोट किया। हम तो IMF में तो नहीं थे। तो ये जो कहना कि IMF के बगैर हम बॉन्ड नहीं फ्लोट कर सकते, आई डोंट बाय ऑन दिस। लेकिन उसका मार्कअप इंटरेस्ट रेट हाई होगा, कमर्शियल बोरिंग है, इनका इन इदारों का 1-1.5%, 2% होता है। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इनके साथ जो कंडीशंस होते हैं वो मार डालेंगे आपके अवाम को। बजट कैसा नजर आ रहा है? देखिए, बजट जाहिर सी बात है, जब हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो ये IMF का बजट होगा ना। जितनी पॉलिसी मेकिंग इनिशिएटिव है, इट विल शिफ्ट टू द IMF। वहाँ से हमें मिल जाएगा कि आपका ये बजट होगा, आप इसको कैसे आपने अचीव करना है, वो पॉलिसीज़ आप अपना बना लें। तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम ये होगा कि प्रोग्राम को, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, बनाना नहीं है। बनाने का इनिशिएटिव IMF के पास हो गया। अगर हम 7% बजट के खसारे से चलते हैं तो मेरा अपना ख्याल है, या मैं गेस कर रहा हूँ और IMF की थोड़ी माइंड को, थिंकिंग को सोच रहा हूँ, ये कहेंगे जी एक आपका जो नेक्स्ट बजट जो होगा 2019-2020 में, ये डेफिसिट आपका 5.5% होना चाहिए GDP। 7 से शुरू करेंगे हम, ये नोट कर लें। और उसके बाद सेकंड ईयर में जब 2020-21 का जो बजट आएगा, आपसे कहा जाएगा 4% पे लेकर आएँ और आखिरी साल में उसको 3% पे लेकर आएँ। वैसे IMF ने 2.9 कहा हुआ है, मे बी 3% पे वो एग्री हो जाएंगे। तो ये आप देखें कि तकरीबन आपको 4 परसेंटेज पॉइंट का जो है आपकी एडजस्टमेंट करनी है 3 साल में। इट वाज ए मैसिव एडजस्टमेंट। तो फिर महंगाई बहुत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम्स कम होंगी, आप रेवेन्यू कहाँ से बढ़ाएंगे? देखिए, अभी रेवेन्यू, जुबैर साहब भी रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब आप IMF में जाएंगे, आपकी इकोनॉमी विल नॉट ग्रो बाय मोर देन 3.5 to 4%। तो ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा? स्टेट बैंक ने खुद भी कह दिया कि 3.5-4%। ये जब मैंने डे 1 जब पहली मीटिंग हुई थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, जिसमें ये बहस छिड़ा था कि IMF में जाना या नहीं जाना चाहिए था, तो वहाँ मैंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा था कि सर, इस साल अगर हमारा, ये सितंबर की बात कर रहा हूँ, अगर 4% हो जाए ग्रोथ, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। मुझे पता था कि नहीं होगा, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। तो जब 3.5% और 4% से इकोनॉमी ग्रो करे, तो इसी इकोनॉमी से डॉलर कहाँ जाता है आपको नजर आता है?
तो अब ये मैं फोरकास्ट तो नहीं कर सकता हूँ, कहा जा still- सकता है, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है कि IMF 150 मांगता है हमारी इत्तला के मुताबिक, 150 तो जरूर होगा। इसी के करीब करीब हो सकता है, आई डोंट नो। नाज़रीन, इकोनॉमिक ग्रोथ की एक सिंपल सा फिगर आपसे शेयर कर दूं। हर साल इस वक्त तकरीबन 15 लाख बच्चे और बच्चियां जॉब मार्केट में आती हैं, और बाय एनी अकाउंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि जस्ट टू स्टैंड स्टिल वी हैव टू कीप रनिंग, कि अगर सिर्फ आज के हालात पे अपने इकॉनमी को रखना और चीज़ें जो आज के बिगाड़ के बावजूद इससे नीचे नहीं जाना, तो हमें 7 से 8% ग्रोथ चाहिए हर साल अपनी इकॉनमी में। तो हम वहीं रुकेंगे आज जहाँ पे इस वक्त हैं। मैं बेहतरी की बात नहीं कर रहा, मैं और तज़ल्ज़ुली की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम यहीं से 3.5-4% हों, तो अब ये देखिए ये लाखों लोग नए जवान बच्चे बच्चियाँ आएंगे, वो क्या है। और जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहे हैं 88%, 6 to 8% का फिगर चल रहा है, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनका 23+ लोग जॉबलेस हैं। यानी कि जितना इलिटरेट लोग जो हैं, अनपढ़ में तकरीबन 3% है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं उतनी उतनी आपकी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। ये खौफनाक इक्वेशन पाकिस्तान में बन गया है। सलमान शाह साहब, विद दीज रियलिटीज़ जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, IMF अब जाना है, हमारे कहने से तो फैसला चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो मैंने आपसे फिगर्स किए हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतनी ज़्यादा उनमें अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। यही लोग फिर कलिंग फील्ड्स बनते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लिए, इन तमाम लोगों के लिए जो आप जिस नज़रिए को आप तोड़ना चाहते हैं। जब पढ़ा लिखा आदमी टेररिज्म की तरफ जाएगा तो बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा और डिस्ट्रक्टिव होगा, बजाय कि एक अनपढ़ से। आप ये बताएं कि आपको इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में आप कहते हैं ये रेवेन्यू बढ़ाएंगे, वो कोई नज़र आ रहा है प्लान? बिकॉज हमें वो प्लान नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। देखिए मालिक, दो बातें हैं। एक पहली बात मैं ये कह दूं कि 2005 में जब हम गए थे IMF के बगैर बॉन्ड इशू करने, तो उस वक्त हमारी रेटिंग जो थी B4 थी। 2 नॉचेस हम इम्प्रूव कर चुके थे, सक्सेसफुल IMF प्रोग्राम करके निकले थे, और उस वक्त पाकिस्तान का पब्लिक डेट टू GDP रेशियो सिर्फ 54% था, और हमारा इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर साहब जरा थोड़ा सा आसान लफ्जों में बात कीजिएगा। आम डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन आम आदमी गुम जाता है इन अल्फाज में, GDP रेशियोज एंड ऑल दैट। लेट्स कीप इट सिंपल। जी नहीं, उस वक्त हमारी एक इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी कंपेयर टू टुडे। हमारे कर्जे बहुत कम थे कंपेयर टू टुडे। हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत अच्छा था कंपेयर टू टुडे। हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अपनी पीक पे थी। हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट $8 अरब तक पहुंच चुकी थी। वो हालात थे उस वक्त। आज हमारी हालात बहुत डिफरेंट हैं। आज हमारी जो है, अगर IMF डॉक्टर इशफाक कह रहे हैं कि वो आपके हालात जो बेहतर थे नहीं, लेकिन ये तो डॉक्टर साहब ये तो सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है। डॉक्टर इशफाक यही तो कह रहे हैं कि आपकी इकॉनमी मजबूत थी, सब कुछ था, वो IMF की वजह से नहीं थी, वो ये कह रहे हैं। नहीं, IMF प्रोग्राम हम ख़त्म कर चुके थे क्योंकि हमने रिफॉर्म्स कर लिए थे। हमारी जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतरीन था, पूरी दुनिया से हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लोज आ रही थी। फाइनेंशियल अकाउंट में हमारे जो बहुत ज़्यादा इनफ्लोज थे, हमारे रिजर्व्स ऊपर जा रहे थे। वो आप कैसा बजट देखते हैं? अब आप आने वाला बजट, मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आने वाला बजट कैसा होगा? सर हिस्ट्री बहुत हो गई, आप जरा बहुत तेज जी सर, हिस्ट्री बहुत हो गई। नहीं, हिस्ट्री बहुत नहीं हुई। अगर आप IMF प्रोग्राम नहीं करेंगे, मुझे ख़तरा है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग जो इस वक्त B- है वो C में ना चली जाए, और आपका जो रिफॉर्म एजेंडा है उसकी भी क्रेडिटबिलिटी बहुत कम होगी। हैविंग सेड दैट, नाउ आगे आप चलें। अगर बजट आपने करना ही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में ये है कि ये जो हम फिस्कल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर तो आपने रेवेन्यू 2%, 2.5% GDP का बढ़ाने की कोशिश की इन एनवायरनमेंट जहाँ पे इकॉनमी ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड है, तो ये फर्दर डिप्रेशन में चली जाएगी। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारी इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सो आई थिंक हमें बड़ी जुडिशियसली ये आगे के स्टेप्स लेने हैं, और बजट की जो
एडजस्टमेंट्स हैं ये हमें ग्रेजुअल करनी पड़ेंगी। ओवरनाइट सडन वेरी लार्ज एडजस्टमेंट्स अगर हम करने जाएंगे वैसे ही होगा, इकॉनमी ये तो टैंक दिया कर हुआ है। सकती है। सो आई थिंक ये तो नंबर वन है कि हमें देख के फूंक के अगले स्टेप्स लेने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में इस वक्त स्टेप जो है वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का है। अगर आपका पहिया चलता रहेगा इकॉनमी का और अगर आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता रहेगा किस रेट तो पे invest फिर करेगा? आपको उम्मीद Cost of है कि borrowing इस बढ़ चीज़ जाएगी। से आप बाहर निकल चले आएंगे। मैं ज़रा जुबैर लेकिन को ले अगर लूँ सर आपके सर मैं I'll investor come ने back जी sideline पे चले डॉक्टर गया डॉक्टर साहब I'll come back to और you अगर आपने वो काम ना किया तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब कम बैक टू यू। जुबैर आप बातें सुनिए, दो तीन बातें मोटी मोटी। एक तो उन्होंने कहा कि बंदे इन्वेस्ट करेंगे और तभी पहिया चलेगा। अगर आपका मार्कअप इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बढ़ी जा रहा है, 11.5% पे चला गया है। दूसरा स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो इस वक्त बोरिंग हो रही है वो वर्किंग फाइनेंस बोरिंग की वजह से भी बोरिंग बहुत बड़ी है। यानी कि कारोबार सिर्फ इसलिए उधार ले रहे हैं कि अपनी दूसरी लाइबिलिटीज़ सेटल कर सकें। मेरा अपना भाई जो है, मैं उसकी वो एक कंपनी चला रहा है और मैं वाकई उसने मुझे बताया कि उसने 2 क्रेडिट लाइंस ली हुई हैं। एक क्रेडिट लाइन वर्किंग कैपिटल की लेके वो सिर्फ अपना मार्कअप पे कर रहा है। ये हालात हैं आज के। कागजों में आएगा कि जी उसने उसकी बोरिंग बढ़ गई, शायद कारोबार एक्सपैंड करने से बजाय सिर्फ अपने आप को डूबने से बचाने के लिए अपनी फंडिंग ले रहे हैं, ज़्यादा वो कर रहे हैं। और एक चीज़ जुबैर बिफोर आई कम, नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने शेयर करनी है। हमाद अज़हर साहब ने जो एक आर्टिकल लिखा हुआ है आज इकॉनमी के ऊपर, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जुबैर से भी इस पर कॉमेंट लूँगा। उसमें वो कहते हैं एनर्जी के बारे में, पावर और गैस सेक्टर में कहते हैं सिमिलर प्लॉय वॉज एम्प्लॉयड, यानी कि एक ऐसा एक हरकत की गई, कोई ड्रामा किया गया कि जिसमें ये गैस और एनर्जी कंपनीज को जानबूझकर फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरा दिया गया और एक फॉल्स इंप्रेशन, जाली इंप्रेशन बनाया गया लो प्राइस एनर्जी का, और एक बहुत ज़्यादा उससे बिल्डअप किया गया जो सर्कुलर डेट, और लार्ज लॉसेस बनाए गए इन गैस और एनर्जी कंपनीज में। और ये पावर और गैस सेक्टर का जो सिर्फ PMLN गवर्नमेंट के आखिरी साल में लॉस था वो 600 बिलियन था। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि उस वक्त जो एनर्जी सेक्रेटरी थे यूसुफ ढागा साहब, जिन्होंने बकौल अजहर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट के उस ज़माने में ज़ाहिर है वो इंचार्ज थे, जिन्होंने सारा फ्रॉड किया या जिन्होंने सारा ये ड्रामा किया और जिन्होंने फिर 480 बिलियन की पेमेंट भी करवाई, वो अब इनके फाइनेंस सेक्रेटरी ले आए हैं उनको ये। ये इसका मतलब है कि जहां हमाद अज़हर साहब खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट पिछली मिल के ये ड्रामा कर रहे थे, तो उन लोगों को सज़ा देने के बजाय प्रमोट किया जा रहा है। वेल दैट्स एन असाइड। आप जुबैर ये बताएं कि आप बजट कैसा देखते हैं? अच्छा, एक तो आपने जो जिक्र किया स्टेट बैंक का, और आपने ख़ुद अपने भाई की भी एग्जांपल दी कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बढ़ने की वजह जो स्टेट बैंक ने बताई है वो ये नहीं है कि बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस के मुकाबले में फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखेंगे, इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू वो कह रहे थे कि हालात ज़बरदस्त होते चले जा रहे हैं बिकॉज प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बढ़ रहा है। हालांकि स्टेट बैंक ने उसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट इस वजह से नहीं बढ़ रहा कि बिजनेसेस ग्रो कर रही हैं। देखिए, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बट मैं एक चीज़ की बात बिल्कुल फर्मली बिलीव करता हूँ, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पर आजकल के हालात में, इज़ टू एक्सपैंड योर इकॉनमी। ये कहना कि जी इस वक्त हमें टाइटनिंग करने की ज़रूरत है, एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम देयर। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करेंगी इकॉनमी बढ़ने से आएगा, आपके टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी आपकी इकॉनमी बढ़ने से। अगर आप मुझे ये इसका रैशनल बता दें कि एग्रीकल्चर ग्रोथ आपकी ना होने का क्या रिलेशनशिप है, बजाय कि फेलियर एडमिट करना और उसको एड्रेस करना, और सिमिलरली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव क्यों है? आई मीन दोज आर फंडामेंटल क्वेश्चन। एग्रीकल्चर का एक और बड़ा मजेदार है जुबैर, फिगर जो आया है कि वहाँ पे भी फिगर इन्वेस्टमेंट का ग्रो किया हुआ है, लेकिन वहाँ पता लगा कि वो क्योंकि फर्टिलाइजर और इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसको लेने के लिए वहाँ पे फार्मर का खर्चा बढ़ा, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, प्रोडक्टिविटी नीचे गई है, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे गई है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। वहाँ पे भी वही हाल है जो इंडस्ट्री में है। अच्छा जी मालिक, दूसरी चीज़ जो वाई वी गॉट इनटू दिस ट्रबल इन द फर्स्ट, उसके बहुत से रीजंस होते हैं। कोई कहता है पिछली हुकूमत, वो तो पिछली हुकूमत की एनालिसिस हम कर लेंगे, बट लेट्स कम टू दिस गवर्नमेंट। सबसे बड़ा मसला अभी यहाँ सब एग्री करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट था,
सबसे बड़ा मसला। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब सिंपल अल्फाज में अवाम के लिए यह है कि आपके पास डॉलर्स की कमी थी। 19 अगस्त 2018 प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर कर चुके हैं, सबसे बड़े मसले का जिक्र भी कर रहे हैं कि हमारे पास डॉलर्स की कमी है। क्या फरमाते हैं? 19 अगस्त को एक दिन पहले इलेक्ट नहीं हुए थे, 4 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इलेक्ट हुए थे और सारी तैयारी होनी चाहिए थी। करंट अकाउंट डेफिसिट को एकदम से तो नहीं अगस्त या जुलाई के महीने में आ गया था। वो फरमाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि मुझे शर्म आएगी अगर मैं दोस्त ममालिक किया, मुझे शर्म आएगी अगर मैं IMF के पास वो तो पॉलिटिकल है ना, वो तो पॉलिटिकल रेटरिक होती है यार, वो तो आप लोगों ने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल बयान दिए नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। नो लेट मी फिनिश। कल तक आप भी इस जुडिशरी को कहते थे, कल तक इस जुडिशरी को कहते थे कि निकाल दो बुतों को, ये कर दो, आपकी बेल होती तो आप भी उनकी तारीफ करते। ये तो चलता है ना, ये छोड़ें। मालिक मेरा आर्गुमेंट सुन लें। आर्गुमेंट ये है कि जब आप हुकूमत संभाल लिया आपने और आप ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, तो उसका आपको प्लान अवाम के साथ या तो जिक्र ही ना करें। अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो आपने जो आपके 2 सोर्सेज थे, बिकॉज ही बिलीव्ड इन डैट, वो 2 सोर्सेज आपने कहा डिसमिस कर दिया। सो जब आपकी तैयारी ही नहीं होगी, जब आपको एहसास ही नहीं होगा, तो वी विल हैव लैंडेड वेयर वी हैव लैंडेड। और फिर IMF जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। भाई डिसीजन तो ले लें, फैसला तो कर लें। मार्केट्स ऑब्वियसली, आप स्टॉक मार्केट में अभी किसी को फोन कर लें, आप अकील डैडी को, आरिफ हबीब को, किसी को, कि सबसे ज्यादा झटके क्यों जुबैर, फैसला तो नवंबर में कर लिया था, नो फर्म पॉलिसी। फैसला तो नवंबर में कर लिया था और मुझे लग रहा है तो बड़ा प्री प्लान ही लगता है कि 6 माह में स्टैगर करके मार्कअप भी बढ़ जाएगा, डॉलर को भी हम बढ़ा देंगे, ताकि अगर उस वक्त मान जाते एकदम फिर तो सड़कों पे जुलूस निकल आने थे। लेकिन वेरी क्विकली आप कहाँ पे देखते हो डॉलर को जाते हुए, जो इस तरह की प्राइस इनका हाल है जो आजकल चल रहा है, जिस तरह खासतौर पर विद IMF एंड एवरीथिंग, वेयर डू यू सी द डॉलर गोइंग? और लोग क्या करें? क्या सेविंग करें, डॉलर खरीदें, सोने की डिक्कियां खरीदें, क्या करें लोग? नहीं, लेकिन आप किस पीरियड में बात कर रहे हैं जब आप कहते हैं इन द कमिंग फ्यू वीक्स? 1 साल के बाद पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो कुछ हफ्तों की बात कर रहा हूँ। बट लेट्स से अगले 3 माह में क्या देखते हैं? बजट आने वाला है, आई थिंक अगले 3 माह में 160 वगैरह पर चला जाएगा। और ख़ास तौर पर आपने रिसेंट डेज में देखा है कि अपवर्ड ट्रेंड दोबारा शुरू हो गया। काफ़ी थोड़ा स्टेबल रहा था कुछ 1-2 महीने, और वो स्टेबल भी मेरा ख्याल है, जाहिर सी बात है, हुकूमत थोड़ी सी एम्बेरस थी और एकदम से झटके से 10 रुपये या कुछ बढ़ गया था। तो आपको याद है इमरान खान साहब ने भी खुद कहा था कि जी ये मुझे तो पता नहीं था, एंड ही मतलब उससे उन्होंने डिस्टेंस किया था अपने आप को उस फैसले से। तो उसके बाद अब जाहिर है मार्केट फोर्सेस आर फोर्सिंग दी रुपी टू फर्दर बी डेप्रिशिएटेड, और दूसरी IMF की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो जितना ज़्यादा हम सख्त इक़दाम पहले कर चुके होंगे पॉलिटिकली, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा कि उसके बाद आप कहेंगे देखिए IMF के जाने के बाद हमने फिर भी नहीं बढ़ाया एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है उससे पहले अराउंड 155-160 अगले 2-3 महीने में चला जाएगा। डॉक्टर साहब, हर चीज़ हमारे पे पास ऑन हो रही है। अभी गैस थेफ्ट चल रही है, 10 से 13% की गैस थेफ्ट, उसमें से 51% वो है जो गैस चोरी होती है। बजाय से कि चोरी रुके, अब नया आ गया कि जी 142% और गैस की कीमत बढ़ा दें। आज समरी गई है पेट्रोलियम की कि जी 11 रुपये और कुछ पैसे पर लीटर पेट्रोल बढ़ा दें। पता नहीं कितना होता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सारी चीज़ें लोगों को पास ऑन हो रही हैं जी। ऑप्शन क्या है? ये तो 160 का तो डॉलर हो गया, तो अब लोग क्या करें? या जहर खाने के पैसे नहीं हैं, क्या करें? रुपए छोड़ दें, अब डॉलर ही खरीदें जाके, उसमें सेविंग करें, और कोई ऑप्शन है अब गवर्नमेंट के पास? नहीं, अगर आप IMF के प्रोग्राम में जब जा रहे हैं तो उनके शराइत को आपको मानना पड़ेगा। अगर ये जैसे कहा जा रहा है 150 होगा, 160 होगा, तो लैंडेड कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा। देखिए 3 चीज़ें हो रही है ना, एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोलियम के वो बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, लेकिन इट इज़ इंक्रीजिंग। हमारी करेंसी को हम डिवैल्यू कर रहे हैं, तो लैंडेड कॉस्ट जो है उसका बढ़ रहा है। उस बढ़े हुए लैंडेड कॉस्ट पे हमने अब इन पे जो नॉर्मल जो GST है 17% वो लगाना शुरू कर दिया है। पहले हमने कम कर दिया था उसको, अब हमने दोबारा बढ़ा दिया है, और वो एक जो स्टैंडर्ड GST है वो लगा रहे हैं। तो आप सोचें कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं,
डिवैल्यूएशन की वजह से वो लैंडेड कॉस्ट पाकिस्तान में बढ़ रहा है, उस बढ़े हुए लैंडेड कॉस्ट पे हायर टैक्स रेट हम लगा रहे हैं उसके ऊपर में, तो ये 11-12 रुपए ही बढ़ेगा ना एक एक वन गो में। तो इसलिए ये हो रहा है। और इसकी जब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तमाम ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाएंगे, और इसमें जितने भी कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं, खासकर खाने पीने की चीज़ें हैं, ये की कीमतें बढ़ेंगी। गैस में अब इन्होंने 1 से लेके 7 स्लैब्स बना दिए डोमेस्टिक कंज्यूमर के, और तबाही फेर दी इन्होंने आम देखिए आदमी यहाँ की। पर जो जिन्होंने कैलकुलेट किया था, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ उनको, उन्होंने सीधे सीधे इसके एवरेज ले लिया था, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये गलत हुआ है। तो आप गवर्नमेंट के अंदर में जो हम जिस IMF प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना, आप यकीन कर लें कि जब हम प्रोग्राम में जाएंगे, कोई वज़ीर आके यहाँ पर बैठ कर डिफेंड करे उस वक्त कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर में कितना डिफेंड करने का। आप महंगाई या लोगों की कितना आपके ख्याल में, जो अगर IMF पर जब जा रहे हैं, आपके ख्याल में आम आदमी के जो माशी कितना फाइनेंशियली मेरा फ़र्क पड़ेगा, मेरी आमदन और मेरे लाइफस्टाइल में 20%, 25%, 30%, कितना मुझे कितनी कट के लिए तैयार होना चाहिए? एक तो करेंसी जितनी डिवैल्यू हो गई है, उतना प्रेशर तो पड़ गया है ना आपके ऊपर में। अगर 30% जो आज मैं चीज़ 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, जी, कल मैं वो चीज़ आपके ख्याल में आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कितने में खरीद रहा हूँ? लेकिन वो तो करेंसी, क्योंकि मेरी तनख्वाह तो नहीं बढ़नी, मेरा सिर्फ यही बढ़ना है। और कितनी बढ़ेगी तनख्वाह? जब तनख्वाह बढ़ाएंगे तो उसके लिए भी आपके सारे पास resources चाहिए लोग होंगे। नौकरियों से जा रहे हैं, सारी इकॉनमी श्रिंक हुई भी है, इस वक्त तो जिसके पास नौकरी है वही खुशकिस्मत एक है। और चीज़ मैं आपको बता तनख्वाह दूं, बढ़ना तो दूर की इस बात है। मरतबा हमारे डॉलर टर्म में GDP भी कम हो जाएगी पिछले साल के मुकाबले में। हम ऑन एवरेज डॉलर टर्म में हम गरीब हो गए होंगे पाकिस्तान पिछले साल के मुकाबले में, इसलिए कि 30-35% की करेंसी डिवैल्यू हो गई है। तो हम नॉमिनल GDP को जब डिवाइड करेंगे करेंसी से, जाएंगे तो वो बुरे दिन कर है। जाएगा। अच्छा, मेरे पास आखिरी 3 मिनट हैं, 3.5 मिनट। डॉक्टर सलमान शाह आपसे शुरू करूंगा, 1 मिनट ईच। एक दो डॉक्टर साहब भी कहते रहे, फिर डॉक्टर इकराम ने भी लिखा कि जी एक इलाज तो यह है कि इस मुल्क में सीधा फ्लैट रेट कर दें, 10% एक टैक्स फ्लैट रेट रख दें सीधा अक्रॉस द बोर्ड, और कोई एग्जेम्पशन ना हो, और आपको तकरीबन 5.5+ ट्रिलियन उससे इनकम स्ट्रेट होती है, और एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी बनाए। और लेकिन ये FBR और दूसरे लोग नहीं करने देते, बिकॉज एक ख़ास टोले का मखसूस ब्यूरोक्रेट्स का वो लॉटरियाँ और करोड़ों का धंधा बंद होता है, और वेस्टेड बिजनेस ग्रुप्स का। क्या इस मुल्क का एक इलाज ये सिंपल है? ओवर सिंप्लीफाइड सोल्यूशन ये भी है कि सिंपल लो टैक्स स्लैब रख दिया जाए एंड गेट एवरीबडी इनटू द थिंग, बिकॉज आपकी इनफॉर्मल इकॉनमी आपकी फॉर्मल से डबल हो गई हुई है। सर 1 मिनट ईच। जी आई थिंक मालिक, एक तो बात ये है कि अभी तक जितने भी मेजर्स लिए गए हैं इनका फुल इम्पैक्ट अभी नहीं आया। अब फरवरी में करंट अकाउंट डेफिसिट खासा नीचे गिरा है। अब देखना है कि अगले मार्च, अप्रैल, मई में कुछ और फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन है कि टेक्सटाइल बिजनेस में अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती। आप जब एक्शन लेते हैं देयर इज़ अ लैग्ड इफेक्ट, तो वो ये डिवैल्यूएशन वगैरह का भी लैग्ड इफेक्ट है। इमीडिएटली उसकी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो आ गया है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, और वो हमें देखना पड़ेगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये स्पेकुलेट इस वक्त कर सकते हैं कि 160 होगा या 150 होगा। इट विल डिपेंड ऑन कि आपकी मार्केट में उस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कुछ पिकअप करती हैं या नहीं करती, रेमिटेंसेज आती हैं। डॉक्टर जुबैर योर क्विक लास्ट टेक। दूसरी चीज़ जो है सर, वेरी क्विकली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। जो अभी आपने टैक्सों की बात की है उसका रिफॉर्म्स बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है जुबैर, योर 20 सेकेंड्स। मेरे 20 सेकंड्स में ये है, मेरा ख्याल है सबसे पहले FBR को वो जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने थे वो क्रिटिकल हैं, और एनर्जी सेक्टर में, ये 2 सेक्टर में इमीडिएटली हमें बताएं कि क्या रिफॉर्म्स वो करने जा रहे हैं जिससे इसमें खुशहाली आ सकती है और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अभी तक तो हमने एक चीज़ भी सुनी नहीं है कि एनर्जी सेक्टर में आप क्या रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जिससे आप गैस या बिजली के जो फ्यूचर में जो प्राइसेस फर्दर इंक्रीज ना हो और लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो। सो दोज आर क्रिटिकल एरियाज। डॉक्टर साहब लास्ट 20 सेकेंड्स, क्या गवर्नमेंट करे? पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल जो हम फाइनेंस है हमारे, इसमें जो ज़लज़ला आया हुआ है इसके एपिक सेक्टर हमारा एनर्जी सेक्टर है। हमने उसको बहुत बैड तरीके से उसको IPP के कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। इसके अलावा
जब आपने कैपेसिटी बढ़ा के 30-32 हज़ार मेगावाट कर दिया है, आपका पीक डिमांड इस वक्त 20,000 के करीब है, इतना एक्सेस लेके बैठे हुए जिसकी आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, इस साल ओवर 650 बिलियन आप कैपेसिटी पे करेंगे। दुनिया का एक आम आदमी भी जो है, जाहिल तरीन आदमी भी कहेगा कि अपने रेट को कम करो बिजली के। आई हैव रन आउट टाइम। वेरी क्विकली नाज़रीन, टाइम आ गया है एनर्जी सेक्टर को रिव्यू करने का, आईपीपीज को रिव्यू करने का। गवर्नमेंट के लिए ये जानना बड़ा समझना ज़रूरी है कि वो अवाम के वोटों से इलेक्ट होके हैं। IMF ने उनको गवर्नमेंट में नहीं लाया, वर्ल्ड बैंक नहीं लाया, और अगर वो अवाम को इन लोगों की सूली पर चढ़ाएंगे तो फिर ख़ुद उनके साथ भी अगले इलेक्शंस में जो होगा कोई अच्छा नहीं होगा। ये याद रखें, बजट्स आर फॉर पीपल, पीपल आर नॉट फॉर बजट्स। और एक वेरी क्विकली, बैंक ऑफ पंजाब की मैंने आपसे बात की थी, मैं कहा वो आपसे शेयर कर लूँ। बैंक ऑफ पंजाब ज़बरदस्त है, सेकंड लार्जेस्ट हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसमें एक तमाशा चल रहा है, एड्स बुलाई गई उसके प्रेसिडेंट के लिए, फिर अब वो उसमें 4 ग्रुप्स में झगड़ा चल गया है। इस वक्त जो हेड कर रहे हैं खालिद सिद्दीक तिरमिज़ी साहब हैं। खालिद सिद्दीक वेरी इंटरेस्टिंग, ये डिप्टी CEO थे फैसल बैंक के 2007 में। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ जिसकी जद में बहुत से लोग आए, और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद ये एक सॉर्ट ऑफ वर्ड होता है नॉट फिट फॉर द जॉब, तो उनको प्रेसिडेंट के लिए कहा कि ये फिट नहीं होंगे, उसके बाद कहीं प्रेसिडेंट नहीं आ सके। लेकिन वो काफ़ी सालों से डिप्टी CEO हैं पंजाब बैंक में। अब जब लास्ट बैंक प्रेसिडेंट हटे तो दिसंबर से ये एक्टिंग वहाँ पे CEO हैं। किस तरह हैं, बहरहाल ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन बताया ये गया है कि 4 महीने की टेम्प्रेरी क्लियरेंस उनको दी गई थी स्टेट बैंक से। क्या ये कोइंसिडेंस है कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट तारिक बाजवा साहब, वो बैंक ऑफ पंजाब के बोर्ड पे भी थे, तो वहाँ की भी दोस्ती होती, वहाँ के भी ताल्लुकात होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी फिर प्रोसेस स्टॉल कर दिया गया है और फर्दर क्लियरेंस मांगी जा रही है। इन द मीन टाइम जो एक्टिंग ये साहब हैं, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं बैंक के अंदर, और जो मेरी इत्तला है उसमें काफ़ी मैक्सिव जो डिपार्टमेंट्स और ये वो कार्ड पछाड़ पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स, ताकि नया बंदा आए या ना आए उससे पहले चेंजेस हो जाएं। इस पर हम बात करेंगे इस मुल्क में हो क्या रहा है। इकॉनमी तो छोड़ें, ये गवर्नमेंट एक बैंक तो ठीक कर ले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।